हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो बच्चे लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं और बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप कोई भी बिहार हो भारत हो कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट यूनिट को किए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं। तो उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है उसको देखिए। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बात ये देखिए, कम्युनिकेशन जो पोर्शन है बच्चों, उसमें थोड़ा सा थ्योरी की बात हम कर देते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन आपने पढ़ा था, कम्युनिकेशन के उद्देश्य आपको पढ़ाए थे। उसके बाद संचार के प्रकार को बताए थे हम लोग कि एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसी में शाब्दिक और मौखिक संचार के बारे में बताए थे। उसी में प्रतिपुष्टि के बारे में बताए थे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताए थे। तो यहीं से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को जरूर ध्यान में रखना है आपको, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और बाधा यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद एक 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उससे भी एक दो सवाल यहाँ पे रखे हुए हैं और भी उसके हम करा देंगे, ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इतने टॉपिक को हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसको समझाएंगे और उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, संचार माध्यम में संदेश ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे बच्चों, देखिए जो ये संचार है ना, इसमें एक होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो प्रेषक जिसको बोलते हैं, जो कि एनकोडर कहलाता है, ठीक है। और डिकोडर वो होता है जो कि मैसेज को प्राप्त करता है। तो ये पूछ रहा है संदेश जो ग्रहण करने वाला है, यानी कि जो संदेश को एक्सेप्ट करता है या प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डिकोडर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ अभी समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसको कंसेप्ट वाइज आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। संदेश भेजने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि जो संदेश भेजता है उसको क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। उसी को प्रेषक बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, एनकोडर बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं, रिकॉर्डर बोलते हैं या बिगनर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एनकोडर। एनकोड ये मैसेज को करता है। अब देखिए समझिएगा, कम्युनिकेशन जब भी होता है, हम आपको बता रहे थे कि इसमें एक सेंडर होता है, ठीक है। हम आपको बताए भी थे और इसको याद भी रखना है, ठीक है। सेंडर जो होता है, ये मैसेज कोई भी मैसेज है जिसको प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा प्रेषक भी बोलते हैं सेंडर को। और इसको ध्यान में रखना है कि सेंडर जो है ना, कोई भी मैसेज है इसको ये भेजेगा। तो मैसेज ये अपने दिमाग में पहले सोचेगा, इसको ये फॉर्मेट देगा यानी बनाएगा उसको, और फिर अपने दूसरे व्यक्ति को भेजेगा। तो ये जो मैसेज रिसीव करेगा ना, इसी को बोलते हैं रिसीवर। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए। और हम जो बात आपको बता रहे हैं, हम कौन हो गए, हम सेंडर हो गए। तो सेंडर को क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं हिंदी में, और रिसीवर को बोलते हैं प्राप्तकर्ता। ये लिख लीजिएगा, प्राप्तकर्ता बोलते हैं। अब देखिए, सेंडर को ही एनकोडर बोलते हैं। एनकोडर कौन है, सेंडर है। और रिसीवर कौन है, रिसीवर जो है वो है डिकोडर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, डिकोडर कौन है, रिसीवर है, और एनकोडर कौन है, सेंडर है। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेंडर को क्या बोलते हैं, तो उसको एनकोडर बोलते हैं। रिसीवर को क्या बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी, ये तो हलवा है, ये तो बहुत भास्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इसको करा दिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल गलती भी होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। जब आपको बता रहे थे कम्युनिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ना बच्चों, कम्युनिकेशन वर्ड जो 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ये 2 वर्ड है क्या, कम्युनिस और कम्युनिकेयर, ठीक है। कम्युनिस और कम्युनिकेयर, ये 2 वर्ड से बना हुआ है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेयर है ना, ये दिखे या कम्युनिस्ट दिखे, तो इसको आप सही करके आइएगा, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कम्युनिकेयर, ये देखिए ऑप्शन डी में है, इसको ध्यान में रखना है। कम्युनिस्ट भी रहेगा तो उसको भी सही कर दीजिएगा, तो सही हो जाएगा। दोनों में से एक ही रहेगा, जब भी रहेगा एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन संचार में की बाधा नहीं है।
ये देखिए, ये वर्ड पकड़िए, नहीं है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि संचार की बाधा है, जो हम बताए भी थे, तो कौन नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भाषा संबंधित बाधा, ये संचार की बाधा होती है, बिल्कुल सही है। आंतरिक अंतर्व्यक्तिक बाधा, ये भी होती है कि आप किसी की बातों को नहीं समझ रहे हैं, या आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है वह भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित कर सकती है। प्रशासनिक बाधा, ये भी होती है। यानी कि ये पूछ क्या रहा है, बाधा नहीं है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताए वो बाधा तो है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये सभी बाधा है, और ये जो ऑप्शन पूछ रहा था कैसा पूछ रहा था, नहीं है, तो नहीं वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी में अगर बोल देता अस्पष्ट भाषा का यूज, तब ये हो जाता बाधा नहीं है, तब वो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन वो तो था नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं मार दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए अगले सवाल को देखिए, सवाल जो हम करा रहे हैं ना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है ना, जब भी आप अपने एग्जाम में सवाल को कीजिएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। उसको खाली एनालिटिकली आपको सोचना ज़्यादा है। इसमें, इस पेपर में सोचने वाला पेपर है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को पढ़िए, सोचिए, बस सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है। निम्न में से कौन संचार चक्र के तत्व नहीं है? अब वही देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको बताए थे ना, तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस एक बार हम फिर से बता देते हैं। उसमें एक होता है सेंडर, ठीक है, आप जानते हैं सेंडर, जिसको रिसीवर बोलते हैं, हम आपको बताए थे। उसके बाद एक होता है क्या, मैसेज, जो कि वो सेंडर मैसेज लिखता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मैसेज होता है। उसके बाद क्या होता है, चैनल होता है, माध्यम जिसको बोलते हैं ना, चैनल। उसके बाद कौन होता है, रिसीवर होता है, ठीक है, रिसीवर, जिसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं कि नहीं, रिसीवर। तो ये पूरा का प्रोसेस है, और यही रिसीवर फीडबैक जब दे देगा ना, तो ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो कि हम बताए भी थे कि संचार माध्यम में पहला होता है सेंडर, जो मैसेज को भेजता है। दूसरा होता है मैसेज, जिसको वो भेजेगा, यानी कि क्या वो पूछेगा, क्या लिखेगा। उसके बाद चैनल, माध्यम होता है, जिसके माध्यम से वो भेजेगा, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, और रिसीवर फिर उसका जवाब देता है, जिसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या इसका तत्व नहीं है, संचार का मतलब पार्ट नहीं है, तो अब देखिए खोजिए, इसमें चैनल होता है बिल्कुल, जिसको माध्यम बोलते हैं। प्राप्तकर्ता, इसी को रिसीवर बोलते हैं, यह भी होता है। समय नहीं होता है, ठीक है, और प्रेषक, इसी को सेंडर बोलते हैं, यह भी होता है। तो समय नहीं होता है। संचार का जो ये चक्र है ना, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, उसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, शोर का कोई मतलब नहीं है। शोर हुआ, टाइम हुआ, ये सब आपको ऑप्शन दिखे ना, तो इस सबको बाय फॉरगेट कर दीजिएगा। 4-5 याद रखना, आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा होता है चैनल, जिसको हिंदी में अगर बोलें तो प्रेषक को बोलते हैं क्या, हिंदी में तो प्रेषकीय होगा। मैसेज को हिंदी में बोलते हैं क्या, संदेश। उसके बाद होता है माध्यम, जिसको चैनल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्राप्तकर्ता। उसके बाद क्या होता है, फीडबैक, जिसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि। तो ये पूरा का पूरा संचार माध्यम का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का अंतिम भाग है? तो संचार चक्र का अंतिम भाग क्या होता है बताइए। एनकोडर कौन होता है, आप बताइए तो। एनकोडर कौन है, डिकोडर कौन है, ये बताइएगा। रिसीवर तो आप जान रहे हैं, रिसीवर तो अंतिम है, और वही जब उसमें प्रतिपुष्टि देता है ना, तो वही अंतिम कहलाता है। यानी कि प्रतिपुष्टि, फीडबैक जिसको बोलते हैं ना, वो संचार माध्यम का, यानी संचार चक्र का, यानी कि आप कहें कम्युनिकेशन प्रोसेस का अंतिम पार्ट होता है क्या, तो वो होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रतिपुष्टि, ठीक है, जिसको फीडबैक बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हुए चलिएगा। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन लिखित संचार का उदाहरण है? अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आपको चीज़ें आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए पहली बात, कम्युनिकेशन देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल को बोलते हैं शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक संचार, और नॉन वर्बल को बोलते हैं अशाब्दिक संचार। तो शाब्दिक संचार जो है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है लिखित संचार, एक होता है मौखिक संचार। अब देखिए शाब्दिक संचार का मतलब ये समझिए जिसमें शब्दों का यूज हुआ हो। जैसे आप लिखते हैं तो उसमें भी शब्द का यूज होता है, जो आप बोलते हैं उसमें भी शब्द का यूज होता है। और नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें शब्द का यूज ही नहीं हो, यानी कि अशाब्दिक का मतलब ये होता है जिसमें कोई शब्द यूज नहीं किया जाए। जैसे कि आप हाथ ही किसी को हिलाते हैं तो वो क्या शब्द का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आँख किसी को मार रहे हैं तो उसमें भी शब्द का यूज नहीं हो रहा है। किसी को आप गर्दन हिला के इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी इशारा करते हैं, जैसे वो पूछा कि तुमने खाना खाया तो मुड़ी आप हिला दिए, हाँ, मतलब जो आप मुड़ी हिला के हाँ कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने शब्द का यूज तो नहीं किया। तो ये सब हो गया नॉन वर्बल, ठीक है, जो कि आपको बताया भी थे। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखिएगा। तो निम्न में से कौन लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन का क्या उदाहरण है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रिटन कम्युनिकेशन वो होता है ना बच्चों, जो लिख के भेजा जाता है, ठीक है। तो देखिए आमने सामने जो बातचीत करेंगे ये क्या हो गया, ये वर्बल कम्युनिकेशन, ये मौखिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है।
है, यानी कि मौखिक संचार का पार्ट है, ये तो लिखित नहीं होगा। टेलीफोन पर जो बातचीत हम लोग करते हैं वह भी लिखित नहीं है। उसके बाद देखिए एक लेटर लिखना या फिर एक भाषण, इनमें से आप बताइए अब कौन है। अभी तो हम सब कुछ बता दिया आपको कि लिखित संचार वो होता है जो लिखा हुआ हो, लिख के भेजा जाता है, तो वो होता है लेटर, ठीक है। लेटर, पत्र, ईमेल, ये सब जो आप लिख के किसी को कोई भी चीज़ भेजते हैं या आप उससे बातचीत करते हैं, यही है लिखित संचार का पार्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन शाब्दिक संचार का भाग नहीं है, भाग नहीं है, ये अब पकड़िएगा बात को, नहीं और हाँ ये दोनों चीज़ पकड़ना है। इसमें गलती आप बहुत बड़ा कीजिएगा, हम जान रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं नहीं है तो इसको पकड़िए। तो शाब्दिक संचार क्या हो गया, इसी को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि अभी हम बताए। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, चीज़ों को आप लिख के बोल के मतलब प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को बोलते हैं शाब्दिक संचार। तो ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन भाग नहीं है, यानी कि कौन शाब्दिक संचार नहीं है, ये आपको सही उत्तर करना है। तो देखिए शाब्दिक संचार इसमें कौन नहीं है, तो इसमें देखिए आपको सही बात बताते हैं। पहले ऑप्शन देखिए, लिखित संचार यह भी शाब्दिक संचार का पार्ट है, आपको बताए थे। मौखिक संचार यह भी पार्ट है किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। उसी तरह आप देखिए पत्र लेखन, यह भी किसका पार्ट है, लिखित संचार का, तो मतलब इसी के अंदर ये आ रहा है। और हाव भाव जिसको जेस्चर पोस्चर बोलते हैं ना, ये जो है ना शाब्दिक संचार का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, तो बच्चों तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का और शाब्दिक संचार का पार्ट है, ठीक है। आपसे पूछ रहा शाब्दिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन कौन है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लिखित संचार भी होगा, मौखिक संचार भी होगा और पत्र लेखन भी होगा, लेकिन हाव भाव जो होता है ये अशाब्दिक संचार का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए, संचार का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि किसी से आप बातचीत करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जानकारी को साझा करना, किसी से कोई भी चीज़ के बारे में आप मतलब जानकारी एकत्र करते हैं। आपके पास कोई आइडिया थॉट्स है तो उसको आप दूसरे के पास बताते हैं। आइडिया का मतलब होता है विचार, थॉट्स ये सब विचार होता है, ठीक है। आप विचार अपने दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, यह भी संचार का पार्ट है। तो यही पूछ रहा है कि संचार का उद्देश्य आखिर क्या होता है, संदेश को बदलना, दूसरा है संचार जानकारी को साझा करना, शोर पैदा करना या मनोरंजन। तो सही उत्तर होगा जानकारी को साझा करना ही संचार का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, इस मैसेज के माध्यम से यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं या फिर भेजने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि लिखित संचार का उदाहरण है, यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन है इसका क्या उदाहरण है। ये जो आपके पास ऑप्शन है, जैसे भाषण है या फिर मीटिंग है, ईमेल है या कॉल है। ये देखिए भाषण क्या होता है, आप बोल कर देते हैं। मीटिंग क्या होता है, बैठकर 10 लोग 5 लोग बातचीत जो करते हैं वही तो मीटिंग है। कॉल क्या होता है, फ़ोन कॉल पे बातचीत करना। ये सब है लिखित संचार का मतलब आप ये मौखिक संचार का उदाहरण है, लिखित संचार का तो उदाहरण नहीं है। लिखित संचार का उदाहरण क्या होगा, जो लिख कर आप बातों को प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या है, ईमेल। ईमेल पे आप कोई भी मैसेज करते हैं तो वो लिख के करते हैं। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करते हैं तो लिख के करते हैं। टेलीग्राम पे कोई मैसेज करते हैं लिख के करते हैं। तो ये लिखित संचार का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार की बाधा है, यानी कि कम्युनिकेशन का बैरियर्स है। इसको ध्यान में रखिएगा, बैरियर्स क्या होता है उसको अब समझिए पहले। तो देखिए बैरियर्स का मतलब होता है ना बच्चों, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं और इसमें कोई आके रोक दे हम दोनों को बात करना, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और हम लोग को दोनों को रोक दे, तो यही हो गया बैरियर्स, ठीक है। जिसमें हम पढ़ाए भी थे आपको कि बैरियर्स का मतलब सीधा ये समझिएगा कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करें और उसमें कोई तरह का दिक्कत हो जाए जिससे वो लोग दोनों बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो यही बैरियर्स कहलाता है, ठीक है, या इसको बाधा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये बाधा थोड़ी हुआ, ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद देखिए शोर, इसको हम बताएंगे ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में नॉइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पष्ट संदेश, यह भी जरूरी है। किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें सही चीज़ें बोलिए, स्पष्ट बातों का यूज कीजिए, तो वही है स्पष्ट संदेश। फिर जानकारी, जिसको नॉलेज बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपको कुछ नॉलेज मिले, आपको कुछ जानकारी हो हमसे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है ना। बट इसमें नॉइस जो होता है ना, शोर जिसको बोलते हैं ना, ये जो है बैरियर्स का काम करता है। बैरियर्स को ही शोर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो नॉइस होता है इसी को बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी बाधा है एक तरह से ये। अगर शोर का मतलब आप सोचिए शोरगुल जो होता है ना, वो चीज़ है। और मान लीजिए आप
आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं और अगल बगल में डीजे बजने लगे, तो क्या आप बातचीत कर पाइएगा? आपकी मम्मी को आवाज़ें नहीं सुनाई देगा आप कुछ बोलिएगा तो, या आपकी मम्मी कुछ बोलेंगी तो आप नहीं सुन पाइएगा। तो यही हो गया क्या, शोर का काम करेगा, यही बैरियर्स का काम करेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए संचार के मुख्य 3 तत्व क्या होते हैं, इसको बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, इसीलिए हम इसको करा भी दिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, संचार के मुख्य तत्व क्या होते हैं? प्रेषक जिसको सेंडर बोलते हैं, संदेश मैसेज होता है, प्राप्तकर्ता ये तो होता है, बिल्कुल ये सही है। अब दूसरे को भी देख लीजिए, दूसरा को छोड़िएगा मत, कभी कभी दूसरे को छोड़िएगा तो कभी कभी आप गलती भी करके आ जाइएगा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को देखिए, संदेश, पत्र और भाषा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए श्रोता, वक्ता और प्रतिक्रिया नहीं होगा। माध्यम, संकेत और अनुवाद, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर यही होगा, संदेश और देखिए प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता, यही इसका सही उत्तर है। प्रेषक का मतलब सेंडर, उसके बाद संदेश का मतलब क्या होता है, संदेश का मतलब होता है कि मैसेज, और प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर। ये इसके कम्युनिकेशन प्रोसेस के ही पार्ट है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था, ये मुख्य तत्व पूछे या कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछे, ध्यान में रखना है कि वो एक ही चीज़ है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रभावी संचार के तत्व नहीं है? ये देखिए, ये नहीं है, ये शब्द को पकड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी बुड़बक बना देगा। इसीलिए इस नहीं है को इसको एकदम घेरा मार दीजिए। ठीक है, तो नहीं क्या है, यानी प्रभावी संचार का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? जैसे कि मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं, हम आप बात करिएगा तो आपको कुछ नॉलेज हमसे मिलना चाहिए ना। जब वो नॉलेज आपको मिलेगा तभी तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, अन्यथा ये हुआ बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए स्पष्ट होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं वो स्पष्ट हो। ठीक है, अस्पष्ट ये तो नहीं होगा। सक्रिय श्रोता यानी सुनने वाला जो हो वो अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, ये ज़रूरी है। सही समय का भी यूज होना चाहिए, ये भी सही है। तो अस्पष्टता जो है ना, ये जो है ना इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रभावी संचार का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। मौखिक संचार का कौन सा रूप है, यानी इनमें से आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कौन मौखिक संचार का पार्ट है? जैसे ईमेल, पोस्टर, पत्र या फिर फ़ोन कॉल। तो आप ध्यान में रखिएगा, ईमेल हो गया, पोस्टर है या फिर पत्र है, या फिर आप देखिए कोई भी आप लेटर किसी को लिखते हैं, ये सब है रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट। ठीक है, लेकिन फ़ोन कॉल जो है ना ये आपका है मौखिक संचार का पार्ट, इसको बोलते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फ़ोन कॉल जिसमें आप बातचीत करते हैं ना, मौखिक का मतलब ही होता है जिसमें आप बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन हर तरह का आपसे पूछता है और उसको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में कैसा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि आप जब कोई भी चीज़ बातचीत करके आप प्रयोग करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें कैसे शब्द का यूज होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। परिवर्णीय शब्द का, या फिर सरल शब्द का, या तकनीकी शब्द का, या शब्द जाल। शब्द जाल का मतलब होता है ना ऐसा शब्द जो कि सामने वाला समझे ही नहीं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और अभी हम कुछ और भाषा में बोलने लगे, आप सोचिए कि हम अभी चाइनीज में बोलने लगे, तो आपको क्या समझ में आएगा? तो इसी को बोलेंगे शब्द जाल। एक तरह से इसको इस तरह समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखिए जब भी कोई भी मतलब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सिंपल लैंग्वेज का यूज हो, यानी सरल शब्द का यूज हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल शब्द। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। ये देखिए एकदम वर्ड को पकड़ लीजिएगा, नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन शब्द का यूज नहीं होना चाहिए? सरल शब्द का होना चाहिए, तकनीकी शब्द का, तो इसको हम बाद में बताएंगे, आसान शब्द का होना चाहिए, स्थानीय भाषा का यूज होना। यानी कि आप किसी से बातचीत करते हैं बच्चों, तो आप कैसे शब्द का यूज कीजिएगा? यानी कि आप मान लीजिए अपनी मम्मी से बात कीजिएगा, अगर भोजपुरी आपके घर में बोला जाता तो आप भोजपुरी में बात कीजिए, उसी को तो स्थानीय भाषा बोलते हैं। आसान मतलब हो गया क्या, भोजपुरी में आप बात कीजिएगा आपकी मम्मी समझ पाएगी, और यही आप अंग्रेजी बोलने लगिए तो आपकी मम्मी समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तो ये भी जरूरी नहीं है। और सरल मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज जो कि आपको समझ में आ जाए, ऐसे ही शब्द का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो तकनीकी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए या शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। कब? मौखिक संचार में। जब आप मतलब किसी से आप बातचीत करते हैं ना तो उसमें बचना चाहिए कि आपको तकनीकी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, यानी सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए पत्र, ईमेल भेजना,
देखिए पत्र लिखना या ईमेल भेजना किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये लिखित संचार का उदाहरण है, मौखिक संचार का उदाहरण है, या पढ़ना या सुनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, लिखित संचार का ये उदाहरण है। मौखिक संचार बोलकर और लिखित संचार क्या, लिखकर। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, पत्र हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ईमेल किसी को भेजिएगा तो वह भी लिख के भेजा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से कौन संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है, यानी कि वो कौन सा संचार है, यानी कि संचार के बहुत तरह के तरीके हैं, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा संचार है जिसमें आप तुरंत बातचीत कर सकते हैं, तुरंत वो आपको प्रतिपुष्टि मिल जाएगा, वो कैसा संचार है। तो देखिए, आप मान लीजिए किसी भी अपने दोस्त यार से बातचीत करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात कीजिएगा तो उसमें आपको वो हो सकता है हिचकिचाए, लेकिन आप आमने सामने बैठ के बातचीत कीजिएगा तो वही है मतलब त्वरित तरीका या स्पष्ट तरीका है, अच्छा तरीका माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ईमेल है, नोटिस है, आमने सामने अनौपचारिक संचार या व्यावसायिक बैठकें। तो सही उत्तर इसका होगा आमने सामने। जब आप किसी से बातचीत करते हैं ना, तो यही है त्वरित, यानी तुरंत इससे आपको रिप्लाई मिलेगा और इससे स्पष्ट तरीके से आप दोनों को बातचीत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी हमारे सामने बैठे रहते हैं, आप हमसे पूछते कि सर एक बात बताइए ना कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई देखो कम्युनिकेशन ये है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं यही कम्युनिकेशन है। तो आपको क्या समझ में आता है कि तुरंत इसके बारे में आप जान गए कि अरे ये मतलब ये होता है। वही अभी हम देखिए आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो अभी आपके सामने तो हम नहीं हैं, इसमें आपको हम समझा रहे हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते ना, ये तो आप ही को पता होगा। लेकिन आप हमारे सामने रहते तो अब तो हमको पता रहता ना कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तब तो आप बोल भी देते तुरंत सामने से कि सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। तो वही है कि आमने सामने जो बातचीत होता है ना, वही सबसे अच्छा है और सबसे तेज़ी से होता है, ठीक है, वो संचार का माध्यम है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देख लीजिए, निम्न में से किसमें मतलब आवाज़ का स्वर, गति और मात्रा शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना पिछली बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। एकदम VVI मार दीजिए स्टार। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, यानी कि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बट इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो शारीरिक भाषा या फिर इशारे या पैरा लैंग्वेज या फिर आंखों से संपर्क, इसका सही उत्तर होगा पैरा लैंग्वेज। इसका हम पहले भी कराए थे कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है। आप देखिए, इसको समझा देते हैं हम। पैरा लैंग्वेज पहले ये समझिए कि होता क्या है। आप जैसे बातचीत करते हैं ना बच्चों, कोई देखिएगा बच्चा बात करता है और वो कभी कभी तेज़ी से बोलेगा, कभी कभी स्लो बोल देगा, कभी कभी देखिएगा चुप हो जाएगा। तो ये जो होता है ना, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है, जैसे आवाज़ का स्वर, गति या मात्रा में उतार चढ़ाव जो होता है ना, जैसे आप कभी बहुत ज़ोर से चिल्ला दिए, कभी आप बहुत धीरे से बोल दिए, कभी ऊ आ कर रहे हैं आप, तो ये जो आप भाषा का यूज कर रहे हैं यही है पैरा लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको जहाँ भी दिखे आवाज़ का स्वर या आवाज़ की गति या आवाज़ का मात्रा या आवाज़ का उतार चढ़ाव जो भी दिखे उसमें फट से लगा दीजिएगा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज को बोलते हैं भाषा, ठीक है, पैरा भाषा। तो ये पैरा लैंग्वेज दिखे या पैरा भाषा दिखे तो वो आप सही करिएगा बच्चों, ये रट लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। अशाब्दिक मतलब ये होता है ना बच्चों, जिसमें आप शब्दों का यूज नहीं करते हैं, जिसमें आप लिख कर कोई भी चीज़ को नहीं बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप बोल कर कोई भी चीज़ को नहीं करते हैं, तो अशाब्दिक संचार उसी को बोलते हैं। जैसे एक भाषण, ये तो हो गया शाब्दिक संचार का पार्ट। एक नोटिस, यह भी हो गया क्या, शाब्दिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। निकटता, उसके बाद ईमेल, यह भी हो गया क्या, इसमें लिखते हैं आप, तो यह भी हो गया शाब्दिक संचार का पार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, निकटता। निकटता जो होता है वो अशाब्दिक संचार का पार्ट है या भाग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, जो कि हम शायद क्वेश्चन को टाइप नहीं किए होंगे, 2-3 क्वेश्चन छूट गया है, तो हम आपको बता देते हैं। हो सकता है स्लाइड भी नहीं हम ले पाए होंगे या छूट जाता है कभी कभी, तो आपको हम बताते हैं। आपसे पूछेगा कि मानव के द्वारा, यानी कि मनुष्य, जैसे आप पैदा हुए तो सबसे पहले कौन भाषा का यूज आप किए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं मातृभाषा। यानी कि आप खुद ही सोचिए ना, आपके घर, आप जिस घर में पैदा हुए, आप कोई भी तरह का भाषा का यूज किए होंगे, तो उसमें कौन भाषा का यूज किए होंगे, जो आपकी मम्मी पापा बोलते होंगे वही तो उसी को बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रट लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बच्चों है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का मेन जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको किए हैं। ऐसे देखिए, इसमें क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन करके, 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे करके ना, जैसे जैसे यूनिट खत्म होगा हम करा देंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट किए। अब देखिए इसका थ्योरी पार्ट हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट का, और उसके बाद उसका क्वेश्चन करा देंगे, जल्दी करा देंगे, ठीक है। नए होंगे तो अगर वीडियो आपको नहीं मिले तो कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा आपको अगर नहीं
मिले, उसके बाद भी आपको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा सब वीडियो को, पहले के जितने भी वीडियो हैं, ठीक है। 5-6 वीडियो है, उसको देख लीजिए, उसके बाद अगली वीडियो को हम लोग जल्द ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है।